नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पप्पू यादव आज़ाद हो गए हैं, मतलब उन पर जो मुकदमा था वह मुकदमा निरस्त हो गया, बरी हो गए हैं। पप्पू यादव जो 11 मई से जुडिशियल कस्टडी में थे, वे मधेपुरा में कोर्ट के द्वारा अभी आज़ाद किए गए हैं, बाइज्जत बरी किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मधेपुरा में जब वे कोर्ट से बाहर निकले और कागजी प्रक्रिया को पूर्ण करने को आगे उन्हें दरभंगा जाना था, तो इस बीच जो वहाँ लोग खड़े थे, जो उनका अभिवादन कर रहे थे, उनसे कहते कहते पप्पू यादव यह कह गए हैं कि नॉमिनेशन भी करना है। तो क्या यह बड़ा सवाल है कि क्या पप्पू यादव, जैसा हमने कल भी आपको बताया था कि तारापुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तारापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। पप्पू यादव आज देर रात तक या कल सुबह रिहा हो सकते हैं न्यायिक हिरासत से, यदि उनके खिलाफ कोई और मुकदमा कहीं से नहीं निकल गया। तो खबरें ये आ रही है कि यदि पप्पू यादव फैसला करते हैं तो शायद, मैं फिर से कह रहा हूँ, शायद कांग्रेस की सहमति भी प्राप्त हो सकती है। खबर तो ये भी आ रही है कि यदि वे आज रात पटना पहुंचते हैं या कल सुबह पटना पहुंचते हैं तो सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की वजह क्या हो सकती है, यह इस तापमान में, इस सियासी गर्मी में समझा जा सकता है। पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीता रंजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, कांग्रेस की एआईसीसी सेक्रेटरी रही हैं, स्पोक्स पर्सन रही हैं। और बिहार का जो तापमान है, जिस तरीके से आरजेडी ने उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, कांग्रेस इस मूड में है कि वह भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़कर आरजेडी को दिखा देगी। बिहार का महागठबंधन टूट गया जैसा दिख रहा है और कांग्रेस के पास कुशेश्वर स्थान में लड़ने के लिए उनके स्थापित उम्मीदवार है और कहा यह जा रहा है कि वे चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कल डॉक्टर अशोक राम, जो अब तक लड़ते आए हैं कुशेश्वर स्थान, उन्होंने भी कहा था और आज सुबह मैंने अपने सूत्रों से कंफर्म किया है कि डॉक्टर अशोक राम के बेटे अतिरेक राम को कांग्रेस पार्टी की ओर से सिंबल दिया जा चुका है। लेकिन तारापुर में किसे लड़ाया जाए, इस पर बात चल रही है। यह खबर भी आ रही है कि तारापुर में जिस तरीके से आरजेडी ने उम्मीदवार बदला है, गैर यादव को उम्मीदवार बनाया है, तारापुर में यादवों के मतदाताओं की संख्या 65,000 बताई जा रही है। और उम्मीदवार बदलने के कारण, या यूं कहें कि जयप्रकाश नारायण यादव इस बात को लेकर खपा हो गए हैं कि उनकी बेटी दिव्या प्रकाश को टिकट नहीं दिया गया है। तारापुर जयप्रकाश नारायण यादव की पुरानी कर्मभूमि रही है, तो इसका भी फायदा उठाने की कांग्रेस कोशिश कर सकती है। पप्पू यादव का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन पप्पू यादव की अपनी पार्टी है। मुझे इस बात में अभी गुंजाइश कम लगती है कि पप्पू यादव के सिंबल पर कांग्रेस समर्थन दे सकती है। लेकिन कई हलकों में यह चर्चा भी है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का मर्जर भी कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। दरअसल पप्पू यादव का जो असली पंगा है, वह पंगा है तेजस्वी यादव के साथ। और तेजस्वी यादव यदि कांग्रेस से फूटते हैं, अलग होते हैं, तो पप्पू यादव उधर जा सकते हैं, इसमें देर नहीं लगेगी। तो ये सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम है अगले 24 घंटे से 48 घंटे में आपको देखने को मिल सकता है और बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन। अब पप्पू यादव तारापुर लड़ते हैं तो इसका असर क्या होता है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन हाँ, लड़ाई त्रिकोणीय जरूर हो जाएगी, यह बात तय है। तो देखना होगा। और लिटमस टेस्ट भी है तेजस्वी यादव के लिए, जिन्होंने अपने मन से इस बार उम्मीदवारों का फैसला किया है। आरजेडी में बदलाव दिख रहा है, लालू यादव की जगह तेजस्वी यादव फैसला लेने लगे हैं। वे अपने तरीके से विधानसभा क्षेत्रों को पढ़ते हैं, वहां की जमीनी सच्चाई को समझते हैं और फिर निर्णय करते हैं। इसी कारण से कुशेश्वर स्थान भी आरजेडी ने नहीं छोड़ा। आरजेडी स्वयं लड़ रही है, कांग्रेस की दावेदारी खारिज की गई और कहा यह गया कि जो कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं वो चुनाव ठीक से नहीं लड़ते हैं। लेकिन इससे बड़ा परिदृश्य यह है कि इन 2 सीटों के बहाने महागठबंधन में दरार। आपने देखा होगा कि जब एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हालांकि दोनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को ही लड़ना था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, जेडीयू, बीआईपी और हम सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे और उन्होंने पूरी ताकत के साथ
कल नामांकन है जेडीयू के प्रत्याशी का तारापुर में, जो राजीव सिंह कुशवाहा बनाए गए हैं उम्मीदवार, और यह माना जा रहा है कि वहां एनडीए के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। ऐसी सूरत में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। कल जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि कांग्रेस प्रचार करने जाएगी कि नहीं जाएगी। आज हमने सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा से भी बात करी है। उन्होंने कहा कि देखिए, आलाकमान के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है, फाइनल निर्देश जैसे ही प्राप्त होगा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर देंगे। तो पटना से लेकर दिल्ली तक घटनाक्रम तेज है। आपको यह भी पता है कि कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग जब से कांग्रेस में कराई गई है, जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए हैं, तब से राजद को कन्हैया का आना भी अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया के मसले पर राजद के नेताओं ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की थी, उससे भी कांग्रेस पार्टी गर्म है। तो बिहार का माहौल गरमाया हुआ दिख रहा है। इसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि 30 अक्टूबर को चुनाव है, 2 नवंबर को परिणाम आना है, और यह उपचुनाव महज 2 सीटों का है। लेकिन बिहार की सियासी जो शक्तियां हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है, जो संतुलन है, वह बिल्कुल तराजू पर बहुत ही कम और अधिक का फर्क दिखाई पड़ता है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और तारापुर में आरजेडी के भीतर जो लोग दुखी हुए हैं टिकट बंटवारे से, उन्हें आरजेडी का लीडरशिप, आरजेडी का आलाकमान कैसे संतुष्ट कर पाता है, यह भी देखना है। खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव भी इस उपचुनाव में प्रचार करने को आ सकते हैं। कई सूत्रों से तो यह खबर है कि वो 22 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो यदि लालू यादव आते हैं तो लालू यादव भी अपनी शक्ति इस उपचुनाव में दिखाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। लालू यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के वक्त नहीं थे। लालू यादव यदि उपचुनाव में प्रचार करने को जाते हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार करने को निकलना होगा। तो यह एक बड़ी जोर आजमाइश होने जा रही है बिहार में, और इतनी बड़ी जोर आजमाइश कि इसका असर क्या होगा, कैसे परिदृश्य बनता है, वहाँ कितने उम्मीदवार होते हैं और किस तरीके की ताकत। उपचुनावों में हमने देखा है कि जो भी घटक दल होते हैं या जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष हो, दोनों पूरे विधानसभा क्षेत्र की घेराबंदी कर लेते हैं। गांव और पंचायत तक अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, जो सत्ताधारी हैं और जो विपक्ष है, वे अपने जो वरिष्ठ नेता होते हैं या वरीय नेता होते हैं, दूसरे जिलों से भी नेताओं को बुलाकर वहां कैंप करा देते हैं ताकि रिजल्ट उनके पक्ष में हो। ऐसा भी नहीं है कि उपचुनाव का जो नतीजा है हमेशा सत्ताधारी पक्ष के साथ ही गया है। आपने देखा होगा कि छपरा में प्रभुनाथ सिंह चुनाव जीत गए थे, पीके साई को हराया था। आपने देखा होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में जब उपचुनाव हुआ तो आरजेडी ने जीत हासिल की थी। तो इन सारे घटनाक्रम पर आपको हमको नजर रखना होगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।